हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन है। हम अधिगम की इस सीरीज में अधिगम के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम छोटे छोटे कई टॉपिक लेके आए हैं अधिगम के ऊपर ही, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अधिगम अवरोध। अधिगम अवरोध क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, अभी इस पे बात करेंगे। अधिगम पठार, क्योंकि हम पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में अधिगम कर्व यानी अधिगम वक्र पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें अधिगम पठार छूट गया था। तो आज हम अधिगम पठार पे भी बात करेंगे कि अधिगम पठार क्या है, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और एक अधिगम स्थानांतरण यानी कि लर्निंग जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, इसके कितने टाइप हैं, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले लेके आते हैं अधिगम अवरोध। अधिगम अवरोध, देखिए अधिगम अवरोध, देखिए साथियों, इसे कहा जाता है, आप इंग्लिश में देखेंगे तो लर्निंग इनहिबिशन। लर्निंग इनहिबिशन, लर्निंग इनहिबिशन यानी कि अधिगम अवरोध। अब आपको ये समझना है अधिगम यानी सीखना। सीखना, अवरोध का अर्थ होता है साथियों, सरल भाषा में कहा जाए तो बाधा। क्या? बाधा। तो हम इसे सरल भाषा में सीखने में बाधा। अर्थात हम कुछ चीज सीख तो गए हैं, सीख गए हैं, परंतु इस सीखे हुए ज्ञान को, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी नहीं कर पा रहे, स्थायी नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात इसको स्थायी करने में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे अधिगम अवरोध कहा जाता है। सरल भाषा में सीखने में बाधा, यानी जो ज्ञान हमने सीखा है अब उसे हमें परमानेंट करना है, तो वो परमानेंट होने में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो इसे हम सीखने में बाधा कहेंगे, इसे ही हम अधिगम अवरोध कहेंगे। अब देखिए साथियों, यहां आपसे कोई नहीं पूछेगा अधिगम अवरोध क्या होता है। आपसे जो क्वेश्चंस बनेंगे, अधिगम अवरोध कितने प्रकार का होता है, और उन प्रकारों में सिचुएशन क्रिएट करेगा, एक आपको सिचुएशन देगा क्वेश्चन बनाकर, और फिर उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा अधिगम अवरोध है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहां लेके आते हैं साथियों, ये दो प्रकार का अधिगम अवरोध बताता है। कितने प्रकार के? अधिगम अवरोध के 2 टाइप्स बताता है। एक कहता है जिसे अग्रोन्मुखी अधिगम अवरोध, अग्रोन्मुखी अधिगम अवरोध, जिसे इंग्लिश में हम कह देंगे प्रोएक्टिव इनहिबिशन। प्रोएक्टिव इनहिबिशन, एक तो ये हो गया अग्रोन्मुखी अधिगम अवरोध। इसे अग्रोन्मुखी के साथ साथ कई बार किताबों में पूर्वोन्मुखी, चलो यहां की बजाय मैं नीचे लिख देता हूं इसको। पूर्वोन्मुखी अधिगम अवरोध, अग्रोन्मुखी कह दो चाहे पूर्वोन्मुखी कह दो। अब दूसरा जो टाइप बताया साथियों,
और दूसरा टाइप जिसे कहा गया है जैसे कि पृष्ठोन्मुखी अधिगम अवरोध। पृष्ठोन्मुखी अधिगम अवरोध जिसे इंग्लिश में कहेंगे साथियों रेट्रोएक्टिव अधिगम अवरोध, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। इस प्रकार से देखिए साथियों, इसने दो प्रकार के अधिगम अवरोध कर दिया। इसमें आप समझे अग्रोन्मुखी अधिगम अवरोध क्या है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम ए ज्ञान को सीख चुके हैं और अब बी ज्ञान को सीख रहे हैं, तो हो गया ए ज्ञान, यानी हमने जो पहले सीख लिया है पहले, और जिसे हमने या बाद में, यानी पहले यानी बाद में सीख रहे हैं, बाद में सीख रहे हैं। तो इस ज्ञान को हमने सीख लिया है, इस ज्ञान को भी हमने सीख लिया है, सीख रहे नहीं, इस ज्ञान को हमने सीख लिया है, लेकिन इस ज्ञान को हम स्थायी नहीं कर पा रहे। इस ज्ञान को हमने सीख लिया है, बाद में सीखा है, बाद में सीख लिया है, लेकिन इस ज्ञान को हम विज्ञान को स्थायी नहीं कर पा रहे, स्थायी नहीं कर पा रहे। स्थायी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो ए ज्ञान था ना, जो हमने पहले सीख रखा था, यहां इसमें बाधा डाल रहा है, अड़चन डाल रहा है, बैरियर, बाधा बना रहा है। अब ध्यान रखना, बी ज्ञान हमने देखो, सब पहले तो हमने ए ज्ञान सीखा, फिर हमने बी ज्ञान सीखा, लेकिन अब इस बी ज्ञान को हम स्थायी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो ए ज्ञान हम जो पहले सीखे थे वो हमारे लिए अड़चन का काम कर रहा है, बाधा का काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है, अवरोध का काम कर रहा है। तो अवरोध कौन बन रहा है? ये शुरू का काम, आगे का काम, इसे अग्रोन्मुखी अवरोध। इसलिए या पहले की बजाय हम आगे लिख लेते हैं, आगे का ज्ञान, आगे यानी पहले वाला, आगे का ज्ञान अवरोध बन रहा है, अग्रोन्मुखी अवरोध। आपको क्या देखना है साथियों? कुछ नहीं देखना। जो वो क्वेश्चंस बनाएगा उसमें दो काम देखना, और जो शुरू वाला काम, बाद वाले काम को स्थायी होने में बाधा बने, जो बाधा बनेगा, यहां पर आगे वाला काम बाधा बन रहा है, इसलिए अग्रोन्मुखी अवरोध। हमें बाधा को पकड़ना, अवरोध को पकड़ना है कि दोनों कामों में से कौन सा काम बाधा बन रहा है। शुरू का यानी आगे का काम बाधा बन रहा है, अग्रोन्मुखी अवरोध। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि इस प्रकार से एक बालक ने अपनी पाठ्य पुस्तक में ताजमहल का चैप्टर पढ़ा, जिसमें उसने इस ज्ञान को अर्जित किया कि ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। बच्चे के क्या ज्ञान सीख लिया कि ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। कुछ दिनों के बाद में वो शैक्षिक भ्रमण के लिए आगरा गया और वहां पर उसने जाकर ताजमहल को देखा, और उसने यह देखा कि यह पूरी तरह सफेद नहीं है, थोड़ा थोड़ा पीला पीला हो चुका है। अब वह शैक्षिक भ्रमण करने के बाद घर पे आता है और घर वाले पूछते हैं कि ताजमहल कैसा है, तो बच्चा तुरंत कहता है सफेद, फिर कहता है नहीं, उतना सफेद नहीं है, पीला है। तो पहले तो उसने क्या सीखा था? ताजमहल सफेद है किताब में, तो फिर शैक्षिक भ्रमण पे गया तो क्या सीखा? नहीं, सफेद नहीं है, थोड़ा पीला है, थोड़ा पीला है। ये बाद में सीखा पीला है। लेकिन जब बच्चे से पूछा गया तो उसने पीला आंसर नहीं दिया, उसने आंसर क्या दिया? सफेद। क्योंकि ये पहले वाला ज्ञान है ना,
इस पीले वाले ज्ञान को यानी बाद वाले ज्ञान को स्थायी नहीं होने दे रहा। स्थायी ये करना है, पर इसको स्थायी क्यों नहीं होने दे रहा? ये पहले वाला ज्ञान, शुरू वाला ज्ञान, ये बाधा उपस्थित कर रहा है। तो जो बाधा उपस्थित कर रहा है वैसा ही अवरोध बन जाएगा साथ, अग्रोन्मुखी अवरोध। जैसे इस पे यूं भी ले सकते हैं, एक व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है। स्कूटर में क्या होता था कि हाथ से गियर डलते थे, लेकिन अब वह मोटरसाइकिल चलाना सीख चुका है, लेकिन फिर भी जैसे गियर बदलने की बारी आती है वह अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को इस प्रकार करता है। क्यों? क्योंकि उसे स्कूटर चलाने की आदत पड़ी हुई थी, ये पहले वाला ज्ञान। अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख भी चुका है, लेकिन फिर भी बार बार जो गियर बदलने की बारी आती है तो इस चीज को सीख चुका है कि मोटरसाइकिल में गियर पैर से, लेफ्ट से पैर से चेंज होंगे। इस ज्ञान को सीख चुका है, लेकिन इस ज्ञान को स्थायी कौन सा ज्ञान नहीं होने दे रहा है? स्कूटर चलाने वाला ज्ञान, इस ज्ञान को स्थायी नहीं होने देना है। यानी शुरू का ज्ञान जो है, पूर्व का ज्ञान जो है, इसलिए पूर्वोन्मुखी या अग्रोन्मुखी अवरोध कहा जाता है। देखिए साथियों, हिंदी में पूर्वोन्मुखी भी आ सकता है, अग्रोन्मुखी, इंग्लिश में यही शब्द होगा प्रोएक्टिव। अब देखिए इसको समझते हैं, पृष्ठोन्मुखी अवरोध क्या है। इसमें वही लेंगे, ए ज्ञान हमने सीख रखा है और बी ज्ञान भी हम सीख चुके हैं, लेकिन अब देखिए इस ए ज्ञान का है ना, जो यहां हमने देखा था या सीखा था, अब बाधा ये बनेगा, बी बनेगा, क्योंकि ए वाली बातें हमें इसलिए याद नहीं है कि बी ने उनको दबा दिया है। यानी सरल भाषा में कहूं, एक किसी काम को हम 1 तारीख को किया, फिर हमने, यानी ये मान लें हम घूमने गए 1 तारीख को और हम 20 तारीख तक घूम कर आए। घर के आने के बाद में 21 तारीख को साथियों ने पूछा भाई कहाँ कहाँ घूम के आए, तो हमें देखिए 20 तारीख को कौन कौन सी जगह देखी उसके बारे में हम विस्तार से बता पाएंगे। 18 तारीख को, 19 तारीख को क्या क्या कहते हैं उसको विस्तार से बता पाएंगे, लेकिन 1 तारीख को क्या क्या देखे थे वो इतना विस्तार से नहीं बता पाएंगे, बहुत सी चीजें भूल जाएंगे। क्यों? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो ये बाद में जो चीजें देखी है ना, वो इस मेमोरी को ढक देती हैं, लेयर बना देती हैं, परत बना देती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए भूल जाएंगे, लेकिन फिर रह रह के याद आएंगी, जोर लगाएंगे तब याद आएंगी। पर ये जोर लगाने पे याद आती हैं, क्योंकि ये बाद वाली जो स्मृतियां हैं पहले वाली स्मृति को ढक देती हैं, उसके ऊपर लेयर बना देती हैं, उसके ऊपर परत बना देती हैं। इसलिए जैसे जैसे वो लेयर या परतें हटेंगी वैसे वैसे ये चीजें याद आती जाएंगी। तो यहाँ आपको ध्यान है, मेमोरी में हमने जो लास्ट में जो चीजें की हैं वो हमारी मेमोरी में ज्यादा रहती हैं। जैसे आज हमने क्या किया वो ज्यादा याद है, 1 महीने पहले हमने क्या किया था वो हमें कम याद है, क्योंकि उनका क्या मानना है कि जो वर्तमान में जो लास्ट में काम किया जाता है वो मस्तिष्क में उसकी यादें ताजा रहती हैं, मेमोरी में ज्यादा रहता है, और जो पीछे जो चीजें जा चुकी हैं, जो हमने शुरुआत में की थी, वो चीजें अब हमारी स्मृति में कम होती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस अवरोध को देखो, हमें बाधा कौन बनी, यहां पर पहले वाली चीजें क्यों याद नहीं है, क्योंकि 20-21 तारीख वाली यादें इनको ढक दिया है, इनको ढक दिया है, इनको छुपा दिया है, इनके ऊपर लेयर का काम कर रही है, परतों का काम कर रही है। तो बाधा कौन सी बन रही है, हम इस ज्ञान को यानी इस स्मृति को, इस ज्ञान को स्थायी कौन नहीं होने दे रही है, बाद वाली, पीछे वाली। पीछे वाली बाधा कौन बन गई, पीछे वाली, पीछे वाली बन गई, इसलिए इसे पृष्ठोन्मुखी, पीछे पृष्ठोन्मुखी, पीछे। हमें बाधा को पकड़ना, अगर बी बाधा बनता है यानी पीछे वाला बाधा बनता है तो पृष्ठोन्मुखी अवरोध, यानी ए बाधा बनता है यानी शुरू का या आगे का, आगे वाला बाधा बनता है अग्रोन्मुखी अवरोध। ए बी से अच्छे याद रख जाएगा, अगर ए यानी ए पहले होगा, बी बाद में होगा। ए बाधा बनता है अग्रोन्मुखी अवरोध, बी बाधा बनता है पृष्ठोन्मुखी अवरोध।
इससे सरल नहीं हो सकता साथियों। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों अधिगम अवरोध समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहेंगे अधिगम पठार। अधिगम पठार। देखिए साथियों, अधिगम का वक्र हम पढ़ चुके थे और वक्र के ऊपर अपनी बातचीत हुई। तो वक्र कहाँ बनते हैं? ग्राफ के ऊपर। तो अधिगम पठार भी कहाँ बनेंगे? ग्राफ पर बनेंगे। ये किस प्रकार से बनते हैं? पहले तो ये पठार कौन सी होती है? हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो पठार क्या होता है? भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, पर्वतीय भाग, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, लेकिन ऊपर भूमि की तरह होता है। ऐसी जो शेप बनती है, आकृति बनती है ग्राफ के ऊपर, मान लीजिए ग्राफ है। ग्राफ आपको मालूम है साथियों, इस प्रकार से होता है, आपको मालूम ही है। इस प्रकार से उसमें लाइनिंग 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 होती है। तो ये ग्राफ पे जो बन रहा है ना, ये जो शेप बन रही है, इसे अधिगम पठार कहेंगे, पठार कहते हैं। तो अब देखिए अधिगम पठार क्या है? अधिगम पठार क्या? पठार को समझ गए? भूमि से ऊपर उठा हुआ ऐसा भाग जो ऊपर जाकर भूमि की तरह, धरातल की तरह होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पठार कहते हैं ज्योग्राफी में। अधिगम पठार क्या होता है? हमने बात की थी जब अधिगम के वक्रों के टाइम पे, जब किसी सीखने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं से प्रारंभ होती है और कहीं ना कहीं जाकर समाप्त होती है। अर्थात सीखने की प्रक्रिया यहां प्रारंभ हुई और यहां जाकर सीखना की प्रक्रिया समाप्त हुई। तो देखिए, सीखने के दौरान हो सकता है इस काम को सीखने में कई दिन लगे या कई घंटे लगे या कई मिनट लगे। तो ये अवधि होगी। क्या होगी? अवधि। इन समय अवधि हम मान लीजिए इसको दिन में ले लेते हैं। पहले दिन इतना सीखा, दूसरे दिन, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, यानी इस काम को हमने 6 दिन में सीखा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले दिन सीखने की गति जितनी हो उतना ही दूसरे दिन सीखें, उतना ही तीसरे दिन सीखें, उतना ही चौथे दिन सीखें। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखने की गति कभी बढ़ती है और कभी घटती है, और इसके बहुत से कारक हैं। मान लीजिए आपको विषय वस्तु सरल लग रही है तो आप ज्यादा सीखेंगे, आपको विषय वस्तु कठिन लग रही है आप कम सीखेंगे। पढ़ाने वाले की शैली अगर सरस है तो आप ज्यादा सीखेंगे, पढ़ाने वाले की शैली अगर नीरस है तो आप कम सीखेंगे। अगर भौतिक वातावरण अच्छा है, क्लास में अच्छे से कि आपको प्रकाश की व्यवस्था है, दिखाई दे रहा है, तो आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। अगर कमरे में गर्मी है, उमस है, तो पढ़ाई में कम रुचि होगी सीखने में। तो इस प्रकार करते भौतिक वातावरण भी सीखने की गति को प्रभावित करता है, थकान भी करती है, बच्चे का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है। ऐसे बहुत से कारक हैं, बच्चे की रुचि भी करती है, मोटिवेशन भी करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, और उन कारकों की वजह से ही सीखने की गति कभी तेज रहती है तो सीखने की गति कभी कम रहती है। तो हम कह सकते हैं जो सीखने की गति तेज हो रही है या कम हो रही है, उसी के आधार पर साथियों एक टाइम ऐसा आता है कि जब सीखने की गति स्थिर हो जाती है, यानी रुक जाती है। कौन रुक जाती है? सीखने की गति। सीखने के दौरान जब सीखने की गति रुक जाती है, उस स्थिति को ही हम साथियों अधिगम का पठार कहते हैं। यानी अधिगम की प्रक्रिया का अवरुद्ध होना। सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध यानी रुक जाती है। सीखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो उसे कहेंगे हम अधिगम पठार। जैसे अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं,
तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यानी सीखने की जो प्रक्रिया है या सीखने की जो गति है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है या अवरुद्ध हो जाती है, तो क्या बन जाता है? अधिगम पठार। जैसे मैं आपसे ये समझाने का प्रयास करता हूं, हम ये लेंगे अवधि। अवधि यानी समय, कितने समय में सीखा? 1 2 3 4 5। इधर लेंगे हम 10 20 30 40 50। यानी इसे ले सकते हैं अधिगम की मात्रा। यानी पहले दिन में हमने कितना सीखा यूं मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिगम की गति इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। अब मान लीजिए हम इसको यूं देखते हैं कि पहले दिन यूं मान लीजिए पहले दिन हम इस प्रकार चले, यानी पहले दिन इसने 20 सीखा, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन मान लीजिए इसने 32, अधिगम मात्रा। तीसरे दिन इसने मान लीजिए 40। चौथे दिन देखिए कितना? 40। पांचवें दिन देखिए 40। यानी हम कह सकते हैं पहले दिन भी उसने कुछ ना कुछ सीखा है, दूसरे दिन भी सीखा है, तीसरे दिन भी सीखा है, चौथे दिन कुछ नहीं सीखा, क्योंकि तीसरे दिन भी अधिगम की मात्रा कितनी थी? 40। चौथे दिन भी अधिगम की मात्रा कितनी है? 40। और पांचवें दिन भी अधिगम की मात्रा क्या है? 40। यानी कहने का मतलब है अब प्रयास तो बढ़ रहे हैं, सीखने की अवधि तो बढ़ रही है, सीखने का समय तो बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे के निष्पादन में अर्थात बच्चे के अचीवमेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, अर्थात सीखने की मात्रा में कोई अंतर नहीं आ रहा है। सीखने की प्रक्रिया यहां रुक गई है। 3 तक तो जारी थी, 3 के बाद में 4 पर रुक गई है। अर्थात चौथे दिन जो भी हमने लर्निंग करवाने की कोशिश की वो व्यर्थ हो गई, क्योंकि अब सीखने की प्रक्रिया क्या हो गई है? स्थिर हो गई है। सीखने की प्रक्रिया रुक गई है, सीखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। जो 3 पर सीखा था उतना ही 4 पर सीखा हुआ है, अर्थात इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। 3 से 4 यानी तीसरे दिन के बाद चौथे दिन हमने जो भी कार्य किया उसका कोई भी प्रतिफल हमें नहीं मिला, बच्चा कुछ भी लर्न नहीं कर पाया, और 5वें दिन भी कुछ लर्न नहीं कर पाया, अर्थात 2 दिन हमारे खराब चले गए। सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? अवरुद्ध हो गई। इसे कहा जाता है साथियों अधिगम पठार। अब प्रश्न बनता है, क्या हर व्यक्ति की लर्निंग में, हर व्यक्ति जब सीखता है क्या अधिगम पठार बनेंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं, कोई जरूर नहीं। किसी बच्चे के सीखने के समय, किसी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में यह अधिगम पठार बन सकता है और किसी के नहीं भी बन सकता। तो दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या एक किसी बच्चे के सीखने के दौरान एक ही अधिगम पठार बनेगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी बन सकते हैं। जैसे इसको घंटों में ले लेते हैं, मान लीजिए दिन की बजाय पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब 5 के बाद हो सकता है कि फिर इस प्रकार हो जाए। यानी हम ये कहेंगे कि फिर छठे घंटे में बच्चा वापस कुछ ना कुछ सीख जाए, यानी अब होगी 45। कितनी होगी? 45। छठे में फिर मान लीजिए होगी 50। सातवें में, अब देखिए 8वें में 50 ही है, 9वें घंटे में भी कितनी है? 50। एक पठार तो यहां बन गया था, ये
फिर दूसरा पठार, अब इसको भूल जाओ इधर वाले के, यहां से देखो ये, यानी इसको काट दूं तो एक पठार तो ये, दूसरा पठार ये। तो सीखने के दौरान जब बालक किसी कार्य को सीख रहा है तो उसकी कितने पठार बनेंगे हम निश्चित नहीं कह सकते हैं। एक पठार बन सकता है, पठार नहीं भी बन सकता है, और एक से अधिक भी पठार बन सकते हैं। पठार बनने के कारण मैं आपको बता दिया साथियों, बच्चा थक गया है, लंबी अवधि का होना, विषय वस्तु का कठिन होना, मोटिवेशन का अभाव होना, जो कार्य सिखाया जा रहा है उसमें बच्चे की रुचि का न होना, भौतिक वातावरण का ठीक न होना, इसी प्रकार से कह सकते हैं बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब होना। ये बहुत से कारक हैं जिससे बालक का क्या होता है, अधिगम पठार बन जाते हैं। अधिगम पठार, फिर कह रहा हूं, सीखने की प्रक्रिया का कुछ समय के लिए रुक जाना। सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है तो क्या हो जाता है कि अचीवमेंट तो स्थिर हो जाता है, यानी सीखने की मात्रा तो स्थिर हो जाती है या स्थिर हो गई है, और सीखने के प्रयास बढ़ते रहते हैं। सीखने की अवधि और प्रयास बढ़ते रहते हैं, लेकिन अचीवमेंट रुक जाता है, अर्थात सीखने की मात्रा रुक जाती है। बालक कुछ नया ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको अधिगम पठार समझ में आ गया होगा। आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद में कल आपको समझाएंगे अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण पढ़ाते अभी, लेकिन थोड़ा सा गला आज रुक रहा है बार बार, इसलिए अधिगम स्थानांतरण हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद साथियों, मैं अजय जखराना आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट में से इतिहास की और मनोविज्ञान की कक्षाएं पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।